नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। और हर बार की तरह एक ही आशा है कि आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। हाल ही में अगर आपको पता हो तो 28 फरवरी 2026 को इंडिया में नेशन वाइड एक वैक्सीन को इनॉग्रेट किया गया, एक कैंपेन को इनॉग्रेट किया और इसे इनॉग्रेट किया हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर ने। और ये वैक्सीन जो इनॉग्रेट की गई है, ये है एचपीवी वैक्सीन जो 14 साल की बच्चियों को लगाई जाने वाली है। अगर आपको मैं आंकड़ों की बात करूं तो हर वर्ष हमारे भारत में कम से कम 74,000 से लेकर 79,906 जो औरतें हैं ये अपनी ज़िंदगी खो देती हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। जिसका मतलब है कि हमारे भारत में सर्वाइकल कैंसर को लेकर हर 8 मिनट पर एक औरत अपनी ज़िंदगी गुमा रही है और जो सही में बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है। हमारे माध्यम से पहले भी जब भी हम इनसे एक्सपर्ट जो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जब भी हम मिले हैं उन्होंने हमेशा इस वैक्सीन के बारे में बात की, चर्चा की और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया। लेकिन आज जुड़ने का कारण कुछ अलग है। जो ऑडियंस हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है उन्हें एचपीवी वैक्सीन क्या है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आजकल क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा छाया हुआ है और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारी कंसर्न्स जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं। काफ़ी सारी मिथ भी लेकर इस वैक्सीन को लेकर सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है या हम पढ़ रहे हैं। तो वो सारे कन्फ्यूजन्स को आज क्लियर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट हैं उनका स्वागत करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुषार शाह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तुषार सर को आप सभी जानते हैं, वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद के साथ बहुत बार जुड़े हैं और पेरेंट्स को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, बच्चों की मेडिकल हेल्थ को लेकर हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो प्रीवियसली भी हमने इन पे बात की है। आप सभी के लिए सर को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सर नवकार चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो 28 वर्षों से बच्चों के साथ और फैमिलीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और चीफ हैं। सर प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात चैप्टर के, जो 2024 से ये वहाँ पर कार्यरत हैं। केजीपी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिछले 27 सालों से सर एज एन एक्स प्रोफेसर और कंसल्टेंट की भूमिका वहाँ पर भी निभा रहे हैं। EMVAC हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सर डायरेक्टर हैं और जहां इनका मेन फोकस है क्रिएट करना अवेयरनेस किस रिलेटेड, वैक्सीनेशंस के रिलेटेड। बच्चों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर जितनी भी वैक्सीन्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं या आने वाली हैं उस रिलेटेड ये अवेयरनेस जो है इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनके लिए, अगर आप उन्हें बताएं कि एचपीवी वैक्सीन क्यों बनाई गई है और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट। सो वेरी हैप्पी एंड थैंक यू कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको सबको ये नॉलेज दे पाऊँ और बहुत सारे इस वैक्सीन के रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है उसे दूर कर पाऊँ। तो पहले तो ये वैक्सीन है क्या? सो एचपीवी माने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये वायरस ऐसा वायरस है कि जो बहुत सारे कैंसर्स को कॉज करता है, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। तो गर्ल्स में बात करें तो मेनली सर्वाइकल कैंसर, माने गर्भाशय के मुख का कैंसर, उसको सर्विक्स कहते हैं। जी। और उसके अलावा वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, एनल वॉट्स, ये सब गर्ल्स में। बॉयज़ में पिनाइल कैंसर, अगेन एनल, एनोरेक्टल, ओरल, ओरोफेरिंजियल कैंसर्स और एनल वॉट्स, इन सब बीमारी के अगेंस्ट या इस कैंसर, इतनी भयानक कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए और ये डिसीज़ करने के लिए ये वायरस रिस्पॉन्सिबल है। और हम जब वैक्सीन की बात करते हैं तो ये वैक्सीन्स डेफिनेटली ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करे या उसको कैंसर होता हुआ प्रिवेंट करे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत सही कहा आपने सर। जिस तरह से मैंने आंकड़ों की बात की स्टार्टिंग में, कई बार औरतों में, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो बहुत समय तक पता ही नहीं चलता है, और जब इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये बहुत ही लेटर स्टेज पे आइडेंटिफाई होते हैं, जहां पर मतलब सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो जिसका मतलब है कि आज भी इसके ऊपर बात कम हो रही है, या शायद इसके रिलेटेड अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। सही है। जब मैं जी सर। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। जी सो फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर। जी। सो फीमेल की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, और मैडम ने जो बताया वैसे हर 8 सेकंड पे एक फीमेल अपनी जान खोती है इस कैंसर की वजह से। इतना भयानक कैंसर, और अगर हम इसको प्रिवेंट कर सके कोई वैक्सीन के माध्यम से, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, और आई थिंक ये वैक्सीन के बारे में बहुत समय से बात हो रही है। जो हमारे ऑथर हैं सुधा मूर्ति, क्योंकि जब वो भी सिलेक्ट एग्जैक्टली। हुए, मेंबर बने, तब उन्होंने भी आई थिंक गवर्नमेंट के सामने ये रिक्वेस्ट रखा था कि इस पे ये वैक्सीन बननी चाहिए, और बनने के साथ इसको इस तरह से बनाए ताकि हर इंसान इसे परचेज कर पाए, बहुत महंगी ना हो। आई थिंक वो रिक्वेस्ट थी, और देखिए कि इस साल हमें ये वैक्सीन मिली है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए मिली है सर। तो उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं, आपके 14 साल के बच्चे ही क्यों? ऐसा है कि ये वैक्सीन अभी कोई नई रिसर्च नहीं हुई है। जी। ये वैक्सीन ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में तो काफ़ी सालों से है, इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे सालों से। मैं मेरी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस में भी ये वैक्सीन कम से कम लास्ट 15-20 ईयर से तो यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन कोई आज इंडिया में आई है या अभी-अभी नई रिसर्च की है। जैसे कोविड के टाइम पे ऐसा था कि कोविड वाज़ अ न्यू डिसीज़, और उसके चक्कर में तभी वैक्सीन रिसर्च की गई और तभी उसको इम्प्लीमेंट की गई, जी। और जिसने भी हमको हेल्प किया, बट उसकी बात आज छोड़ते हैं। बट ये वैक्सीन तो ऐसी है कि जो सालों से अवेलेबल है। बट उसको सुधा मूर्ति ने, जो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तब उन्होंने स्पीच में ये बताया था कि इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल फंड एलोकेट करे, और इसको जो नेशनल प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इसको ऐड करके इसको भी ऐड करे और सभी बच्चों को दी जाए, जिससे कि इस भयानक बीमारी को बचाया जाए। ये वैक्सीन खाली गर्ल्स के लिए नहीं है, एक्चुअली तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। बट राइट नाउ जो भी हम देखेंगे कि कोई भी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, तो एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, और साथ में थोड़ा बजट को भी देख के करते हैं। तो उस चक्कर में जितने डोज वो लोग प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे वो लोग एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं। बाद में ये एज ग्रुप बढ़ेगा, बाद में बॉयज़ को भी ऐड करेंगे मोस्टली, और जो मिशन होगा उसके अंतर्गत आगे जाएँगे। दूसरी एक चीज़, डब्ल्यूएचओ भी ऐसा कहता है कि वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर बाय 2030। तो ये जो एमडीजी गोल्स है, जी। और उस गोल्स के अंतर्गत इंडिया भी कंट्री है जिन्होंने साइन किया है कि वी आल्सो एग्री टू ऑल दिस गोल, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जी। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में अगर हम सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके 3 पिलर्स है ये चीज़ करने के। एक है कि आप सभी गर्ल्स 15 इयर्स की एज तक हो, उनको एचपीवी वैक्सीन से एटलीस्ट 1 डोज़ तो दो। आइडियल शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट होता है, बट एटलीस्ट 1 डोज़ दो। दूसरी चीज़ है कि ऑल फीमेल्स बिटवीन एज 35 टू 45, माने 35 से 45 के एज के महिलाओं का पैप स्मीयर होना चाहिए एटलीस्ट एवरी ईयर वंस। तो पैप स्मीयर से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो कि कैंसर है, और उसकी ट्रीटमेंट उनको तुरंत मिल सकती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड पिलर जो है वो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट ऑफ मदर्स जिनको, या लेडीज जिनका डायग्नोसिस हुआ है सर्वाइकल कैंसर का। ये तीनों पहलू पे वर्क किया जाए, तभी हम इस गंभीर कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं इसी में पोलियो की बात करूँ सर, क्योंकि जब शुरुआत में पोलियो के लिए ये हम रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट हो रही थी, तो अब जब हम देखते हैं उस पे, तो अब हम उसके प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये अगर 2030 तक हमें एलिमिनेट करने की बात है, तो उसके पहले वो प्लानिंग क्या करनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, अभी हमने बात की एचपीवी वैक्सीन क्या है और किस तरह की बीमारियों से हमें बचा सकती है। लेकिन आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी रील्स हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, और जो ये बातें फैला रहे हैं पेरेंट्स में, और
अगर मैं बात करूं कि वो टारगेट ग्रुप जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड पेरेंट्स हैं, जहां पर लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो गांव में बहुत सारी पाई भी जाती हैं, उन लोगों के साथ ये बताया जा रहा है कि उन्हें ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगी कि ये जो एक मिथ इसके साथ एसोसिएट की गई है कि ये कहा जा रहा है कि एचपीवी जो वैक्सीन है ना, ये एक ऐसा टूल है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये सही है या गलत? ऐसा है ना कि जब कोई अच्छी चीज़ हो रही है तब बहुत सारे लोग आते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या अपना ध्यान खुद की तरफ बटाने के लिए। तो ये मिस इन्फोडेमोलॉजी या मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ्स फैलाने में भी लोगों के पर्सनल मोटिव्स और पर्सनल गेन्स होते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसा वायरस के जो कैंसर कर सकता है और कोई ऐसी वैक्सीन जो सालों से यूज़ में है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मात्रा में ये अचीव भी कर पाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये ऐसी वैक्सीन अगर गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वैक्सीन है वो प्राइवेट पीडियाट्रिशियन के पास या प्राइवेट डॉक्टर के पास आप लेने जाओ तो अराउंड 4000 रुपीज़ पर डोज़ का कॉस्ट है। और ये इतनी कॉस्ट वाली वैक्सीन अगर गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है और गवर्नमेंट को भी गावी सपोर्ट की तरफ से अमुक डोजेज़ मिले हैं, इसलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है। एक इस पूरे अभियान के दरमियान अगर हमको इतनी अच्छी वैक्सीन जो सेफ है, जो इफ़ेक्टिव है, जिसकी हार्डली एनी साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस कि कभी किसी को लोकल पेन या रेडनेस होता है, उसके अलावा हार्डली एनी साइड इफ़ेक्ट, ऐसी वैक्सीन अगर हमको मिलती है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को और जो व्यूअर्स हैं अपने उनको कि आप एक अच्छा मैसेज फैलाएँ आपके ग्रुप में, आपके नोन में कि इससे कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैक्सीन ऐसी कोई रॉन्ग मिशन से पॉपुलेशन कंट्रोल के या इनफर्टिलिटी करने के मिशन से या इम्पोर्टेंस करने के मिशन से ऐसा नहीं होता है। और ये गलत बात है और ये गलत अफ़वाह फैलाने की पूरी एक एंटी वैक्सीन लॉबी है, जो हर एक चीज़ के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैला के उनके खुद के मिशन को सक्सेस करती है। तो आई वुड सजेस्ट थ्रू योर चैनल टू पीपल दैट दिस इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन एंड वी मस्ट गिव प्रोटेक्शन टू आवर डॉटर्स। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि वैसे तो आपने इसी प्रश्न में मेरा वो भी उत्तर दे दिया, क्योंकि दूसरा मिथ जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ये जो वैक्सीन है बच्चों के अंदर। और कई पेरेंट्स का ये भी डर है कि कहीं इनको प्री प्यूबर्टी समय में अगर ये वैक्सीन लग भी जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ये भी एक मिथ इसके साथ रिलेटेड सो है। एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एक्ट करता है। वो बॉडी के अंदर कोई और फंक्शन को या और कोई स्ट्रक्चर को टच नहीं करता है। तो ये वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी से लेना देना हो, मेंस्ट्रुएशन पीरियड से लेना देना हो, प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेना देना हो। वो जो भी हार्मोनल फंक्शंस है बॉडी के या जो भी नेचुरली होता है, उसको कहीं भी ये डिस्टर्ब या इंटरफियर नहीं कर सकता। ये जैसे मीज़ल्स की वैक्सीन है, तो ओरी को प्रिवेंट करती है खसरे की। चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, ये सब वायरस है, तो चिकन पॉक्स वायरस के सामने एक्ट करती है। पोलियो की वैक्सीन पोलियो वायरस के सामने एक्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे वायरल डिसीज़ेज़ हैं कि जिसके सामने उनकी वैक्सीन्स है। रोटा वायरस की वैक्सीन हम जो ओरल लेते हैं, तो रोटा वायरस डिसीज़ को प्रिवेंट करती है। इसी प्रकार से ये एचपीवी वायरस के सामने एचपीवी डिसीज़ की वैक्सीन है। तो उसमें इतना गलत इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग मैसेजेस ना फैलाया जाए और ना बिल्कुल डरा जाए। खुद एक चैंपियन बनो, खुद जैसे हम खुद वैक्सीन लेके और हर एक वैक्सीन बूथ पे उन लोग ने सेल्फी बूथ लगाए हैं, तो वहाँ जाके वैक्सीन लगवा के अपना जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो आप स्प्रेड करो एज़ अ पॉजिटिव मैसेज एंड काउंटर करो ये रॉन्ग रील्स और रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स के रॉन्ग मैसेजेस को। राइट। सर, कुछ भी नया जब आता है ना, तो हर किसी को एक हिचकिचाहट रहती है कि पहले मैं कैसे, मतलब पहले आप ट्राई करो, फिर हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके बाद हम उसको सोचेंगे। पर ये नया है ही नहीं। राइट। नया हमको लगता है इसलिए है कि गवर्नमेंट ने फ्री अवेलेबल किया, करेक्ट। वरना ये वैक्सीन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और पीडियाट्रिशियंस और ऑल भी प्रैक्टिशनर्स काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और ये सेम वैक्सीन, सेम ब्रांड, सेम कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी भी आई है।
तो इसको नया वैक्सीन ना गिना जाए, खाली ये एक मौका है आपके लिए कि आपको ये वैक्सीन फ्री में मिल रहा है गवर्नमेंट से, बट इट इज़ अ लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ओनली, इट इज़ नॉट बियॉन्ड 3 मंथ्स 1, सेकंड इट इज़ फॉर ए लिमिटेड एज ग्रुप, जिसकी 14th बर्थडे खत्म हो गई है और 15th बर्थडे नहीं आई है। तो उन्हीं उसी एज ग्रुप के गर्ल्स के लिए ये लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है, बट मैं कहूँगा कि इस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ किया जाए और साथ-साथ में जिनको अभी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, वो भले वेट करें, बट वो चाहे तो अपने प्राइवेट पीडियाट्रिशियन से या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर है, उनसे ये वैक्सीन डेफ़िनेटली ले सकते हैं। राइट। सर बहुत ताज्जुब की बात है क्योंकि मुझे पता है कि जितनी बार भी मैंने आपसे बातचीत की है, आपने हमेशा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में हमेशा चर्चा की है और आपसे ही बात करने के बाद मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि मैंने भी मेरे बेटे को एचपीवी वैक्सीन जो है वो दिलवाया फर्स्ट डोज़ सर के पास से ही। सर आज भी लोगों के अंदर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन क्या है वो अभी भी नहीं समझ में आता है। मतलब मैं बहुत सारे एजुकेटेड जो पेरेंट ग्रुप है जब उनके साथ बात करती हूँ और उनको पूछती हूँ तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है फेस पर कि ये क्या है और ये क्यों लेनी चाहिए। तो आपके हिसाब से लैक कहाँ पर हो रहा है, मतलब हमें किस लेवल पर जाके काम करना पड़ेगा ताकि हम इसके बारे में चर्चा कर पाए। सो पहले तो जिन लोग और जो लोग इससे पीड़ित हैं जी या सफ़र कर रहे हैं, जी उनको भी आगे लाया जाए और वो लोगों से चर्चा करें या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि व्हाट दे हैव टू अंडरगो, कि एक प्रकार का कैंसर होना क्या है, उसके रिलेटेड कितना सहन करना पड़ता है, नॉट ओनली टू दैट मदर या टू दैट फीमेल बट पूरे फैमिली को। और यूजुअली ये कब होता है, तो उनकी पीक ऑफ एज में अराउंड 35, 45, 50 के अंदर-अंदर इस एज पे, जब वो एक ब्रेड विनर है, एक मदर है जिसका इम्पोर्टेंट रोल है, एक वाइफ है, तो शी हैज़ मल्टीपल रोल्स, एक माँ सरस्वती माँ गॉडेस का रोल पे है वो। एंड जब उसको अफेक्ट होता है तो पूरा फैमिली सफ़र करता है। जो खर्चा होता है, जो ऑपरेशन या जो भी उनको करना पड़े, या उसका पोस्ट सर्जिकल जो भी वेदना सहन करनी पड़े, तो ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इतनी भयंकर चीज़ जिसकी मॉर्बिडिटी, कभी-कभी कोई अपना जान भी गुमाते हैं तो मॉर्टालिटी और एक्सपेंस जो हम बेयर कर रहे हैं, उसके सामने प्रिवेंट करने के लिए खुद के पैसे से खर्च करके लेना पड़े, तो भी ये वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। यहाँ तो गवर्नमेंट हमको फ्री में देने की बात कर रही है, ऑफ कोर्स फॉर ए लिमिटेड एज ग्रुप पीपल, बट उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए। धड़ाधड़ दौड़ के खत्म करो, मतलब ले लो फटाफट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड सजेस्ट कि ऑल फीमेल्स जिनको ये टारगेटेड है, उनको पक्का ले लेना चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा था आज ही आरसीएचओ सर से कि सर क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो वो भी कह रहे थे कि धीरे-धीरे जो अवेयरनेस है वो अपने माध्यम से वो लोग भी बढ़ा रहे हैं। मतलब हाउस टू हाउस सर्वे करके वो लोग टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसे कोविड के टाइम पे था, वैसा इसका भी एक आईटी पोर्टल है जिस पे डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, उनको प्रिंट करके सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको पता है कि उनके पास कौन-कौन एग्ज़ैक्टली कितने लोग हैं पूरे पॉपुलेशन में, वो स्लम्स में हो या अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, और उनको एग्ज़ैक्टली आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअली टारगेट करके उनको सबको वैक्सीन दी जा रही है। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। आज जब हमारा एपिसोड लो हमारी जो ऑडियंस देखने वाली है, इसके बाद अगर किसी पेरेंट को ये अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाना है, जो 14 टू 15 इयर्स का एज ग्रुप में जो बेटी है, तो ये प्रोसीजर कैसा रहेगा सर? कहाँ जाके कॉन्टैक्ट राइट। करना चाहिए? सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑलरेडी आर कॉन्टेक्टेड बाय उनके आशा वर्कर्स या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स या यूपीएचसी या पीएचसी या हॉस्पिटल्स के लोग जो आते हैं आपके एरिया में, वो लोग ने आपको बताया होगा कि आपको लेना है। आपको जो भी आपका नियर बाय हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे बाकी रूटीन वैक्सीन्स होती है गवर्नमेंट की, उसी सेंटर पे जाना है। आप वहाँ जाओगे तो हर मंडे के दिन, मतलब एवरी मंडे देयर इज़ अ स्पेशल सेशन फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन। वो जो भी वहाँ के डॉक्टर इंचार्ज है, उनकी निगरानी में ही होता है, तो खाली नर्स नहीं लगा देती है, बिकॉज़ ये नया प्रोग्राम है उनके लिए। तो वो लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रख रहे हैं कि कभी भी अनसुपरवाइज़्ड, जैसे बाकी की वैक्सीन तो जो नर्स है या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वही दे देते हैं, बट ये वैक्सीन डॉक्टर्स के सुपरविजन में दी जा रही है। वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा नाश्ता खा के आओ तो हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। वैक्सीन लगाने के बाद वो लेफ्ट शोल्डर पे लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, तो कहीं और नहीं लगाते, हाथ पे ही लगाते हैं और आधा घंटा फिर बिठाते हैं और फिर घर भेजते हैं टू मेक श्योर कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, 14 इयर्स, 15 इयर्स, मतलब
उनको पेन और उनको डर और वैक्सीन का डर, इंजेक्शन का डर होता है। तो कभी-कभी वो डर के मारे कभी ऐसा वो चक्कर या ऐसा फ़ील करते हैं कभी-कभी, इसलिए उनको शांति से समझाते हैं, बिठाते हैं। इवन ये फ़ियर की वजह से जिसको हम वाज़ोवेगल कहते हैं, वो अवॉइड करने के लिए सब सेंटर्स पे उनको वो स्पंज बॉल दिए गए हैं, जो राइट हैंड में उनको देते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं और वो काम कर लेते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल कोई भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम के भी ना हो और उसको सेव करके ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया जाए। तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वहाँ सेल्फी बूथ से सर्टिफिकेट मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सर, इसमें जब जा रहा है पेरेंट अपने बच्चे को लेकर, तो कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ आपको प्रूफ चाहिए बच्चे के? ऐसा कुछ नहीं है, बट वो लोग वेरीफाई करेंगे क्योंकि सब जितने भी पोर्टल्स, जितने भी सेंटर्स हैं ना, सब जगह पे उनके पास पूरा डेटा है। तो उनको पता है कि उनके ज़ोन में कितने-कितने लोग हैं और किसकी क्या है। तो वो लोग बर्थ डेट वेरीफाई करेंगे ही करेंगे। उनको दिया गया है कि आपको 11th जनवरी 2011 से लेके 28th फरवरी 2010 के बीच वाले बच्चों को ही वैक्सीन लगाना है, जिनका बर्थ तब हुआ था। तो इसी एज ग्रुप के बच्चे ऑटोमेटिकली 14 कंप्लीट एंड 15 कंप्लीट नहीं हुई वो वाले बच्चे हैं, तो उनको ये वैक्सीन लग जाएगी। सो परफेक्ट। जैसे हम हमारे बच्चों की स्कूलिंग एजुकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एक कट ऑफ पीरियड होता है, बस वैसे ही इस वैक्सीन का भी एक कट ऑफ है। तो इसके बारे में हम सभी को ध्यान रखना है, और जिस तरह से सर ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, Absolutely. उल्टा ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये वैक्सीन एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन गवर्नमेंट अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिटेड पीरियड के लिए हमें जो एक फैसिलिटी दे रही है, तो उसका हमें बाकायदा बहुत ही अच्छा यूज़ कर लेना चाहिए और बेनिफिट लेना चाहिए। क्योंकि सर, ये बंद होने के बाद जब प्राइवेट सेक्टर में ये वैक्सीन मिलेगी, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या होगी, अगर आप ऑडियंस को बताएं? कभी भी कोई भी वैक्सीन गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है कि गवर्नमेंट जब वैक्सीनेशन करती है तो ये देखती है कि मास को कैसे कवर किया जाए, सो ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे बाकी की वैक्सीन है, ट्रिपल, पोलियो, मीजल्स या न्यूमोनिया, तो उन सब चीज़ों में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, ये ध्यान में रख के कि थोड़ी एफिकेसी कम मिलेगी तो चलेगा, थोड़ा पर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम ज़्यादा लोगों को कवर कर पाए। तो उससे क्या होता है कि वो कॉस्ट या बजट जो है वो लिमिटेड बजट में काम किया जा सके और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए। तो फ्रैक्शनल डोज देते हैं, 3 की जगह पे 2 डोज देते हैं, ऐसा होता है। पोलियो के भी 2 डोज देते हैं, प्राइवेट में 3 डोज मिलते हैं। आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो का 0.5 एमएल प्राइवेट में मिलता है, जबकि गवर्नमेंट में 0.1 एमएल ही मिलता है। बट दैट इज़ आल्सो साइंटिफिकली राइट, बट इट हैज़ सम स्पेशल सिचुएशंस के जो ध्यान रखनी होती है, जो गवर्नमेंट ध्यान रख रही है। उसी प्रकार से ये वैक्सीन भी ऐसा है एचपीवी का कि जो गवर्नमेंट इज़ गिविंग एज़ अ सिंगल डोज़, मतलब एक ही डोज़, जबकि प्राइवेट में 15 साल के नीचे की 9 टू 15 इयर्स के नीचे के बॉयज़ एंड गर्ल्स को 2 डोज़ है 6 मंथ्स अपार्ट, एंड 15 कंप्लीट हो गए हैं और अप टू 45 इयर्स ऑफ फीमेल एंड अप टू 26 इयर्स ऑफ मेल, उनको 3 डोज़ है, 0, 2 एंड 6, मतलब एक डोज़, 2 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने के बाद तीसरा। तो 2 टू 3 डोज़ डिपेंडिंग ऑन द एज, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जबकि गवर्नमेंट सिंगल डोज फॉर ए लिमिटेड एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु आर लेस देन 15 इयर्स। सो ये भी सही है क्योंकि डब्ल्यूएचओ पोजीशन पेपर और थोड़े स्टडीज है केन्या के, कोस्टारिका के, इवन आईआरसी इंडिया के, टांजानिया के, जिसके बेस पे ऐसा रिकमेंडेड है कि इवन 1 डोज अप टू द एज ऑफ 20 इयर्स कैन गिव रीजनेबली गुड प्रोटेक्शन। सो जब हम कॉस्ट सेविंग देखते हैं और जब हम ज़्यादा लोगों को कवर करना चाहते हैं इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन, तो दिस इज अ गुड आइडिया। तो ये जो हो रहा है वो सही है, बट somebody goes to private, then a private pediatrician like me is going to give what is best to that child। मतलब ये बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। तो डेफिनेटली व्हेन आई डोंट हैव टू लुक एट द होल कम्युनिटी बट ओनली इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, तो मैं ये देखूंगा कि उसकी बेस्ट वैक्सीन क्या है, उसका बेस्ट शेड्यूल क्या है। तो जो सही शेड्यूल है वो ये भी सही है जो पीडियाट्रिशियन ऑफर कर रहे हैं, 2 टू 3 डोज डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप। इसमें 4 क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, मतलब 6, 11, 16, 18, ये 4 स्ट्रेन्स कवर होते हैं। इसमें से 16 एंड 18 आर द कॉमनेस्ट स्ट्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर और बहुत सारे कैंसर। 6, 11 जो है वो 2 मेनली एनल वॉर्ड्स और उसके लिए, मतलब नॉन मैलिग्नेंट बिनाइन कंडीशन के लिए है। बट ये सभी टेक्निकल बातों को हम छोड़ दें तो भी मेरा वापस वही मैसेज है टू द पॉपुलेशन कि आप
जिनको ये एलिजिबल है उनको गवर्नमेंट से ले लेने का, जिनको एलिजिबल नहीं है उनको पक्का उनके डॉक्टर, उनके पीडियाट्रिशियन, उनके फैमिली डॉक्टर, उनके गायनेकोलॉजिस्ट के पास से लेने का, क्योंकि पोस्टपार्टम भी ये रिकमेंडेड है कि जब प्रेगनेंसी हो तब नहीं लेना चाहिए। तो दैट इज ओनली वन कॉन्ट्राइंडिकेशन। बाकी ऑल एवरीबडी हु इज नॉट अदरवाइज इल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुड टेक दिस वैक्सीन। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और आप सभी के लिए सर ने इतने अच्छे से सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं जो 14 से 15 साल के बीच में हैं, तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत और इसका आप बेनिफिट लीजिए जो गवर्नमेंट दे रहा है। और अगर आपकी बेटियां उससे बड़ी हैं या छोटी हैं तो प्राइवेट, जैसे सर ने कहा कि आप आपके पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि 35 साल से 35 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में जो लेडीज़ हैं, क्योंकि घर की लेडीज़ हैं ना अपने आप को हमेशा आखिरी रखती हैं, तो अगर आपको जो सर ने कहा है कि पैप्समियर टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई दिक्कत है तो नहीं, वो करवाने में तो कोई तकलीफ़ नहीं है। और वैक्सीनेशन भी हमें ले लेना चाहिए, आई थिंक वो भी ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब घर की स्त्री या घर में कोई महिला इस दौर से गुजरती है तो पूरा घर परिवार हिल जाता है, जैसे सर ने पहले भी कहा। तो हम उस तकलीफ़ को ना फेस करते हुए हम अपने आप को और अपने आसपास में अवेयरनेस क्रिएट करते रहें। और इस वीडियो को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर घर तक, हर परिवार तक ये पहुँचे मैसेज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो घर है, जो परिवार हैं, जो बच्चियाँ हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। बच्चों को, बेटों को भी मैं इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि वैक्सीन उनके लिए भी है जैसे उन्होंने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल बेटियों के लिए ही इसे रिलीज़ किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़ने के लिए वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये जो वीडियो है उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।